हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर में 2 ऐसे 2 10 भी अपना कवर हो जाएगा। तो हम इसमें बात करेंगे प्री कंडीशंस, मतलब कंडीशंस क्या होता है। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ऑडिट के लिए प्री कंडीशंस। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट होता है एक ऑडिटर्स और उसके क्लाइंट के बीच का। तो इसमें ऐसे 210 आता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट इंगेजमेंट के लिए जो एग्रीमेंट का जो टर्म्स होता है उसको इसमें आइडेंटिफाई किया है। तो आप सिंपली समझ लीजिए कि यह एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन तैयार करता है, तो मैनेजमेंट तैयार करता है। एंड तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया है वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लेते हुए तैयार किया है। यह एक ऑडिटर्स को यह इंश्योर देना पड़ता है कि वो एक्सेप्ट करता है, राइट। एंड तो इसमें 3 चीज़ याद रखने वाली बात क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट as may be defined as the by management of the acceptable financial reporting framework in the preparation of the financial statement and the agreement of the management where appropriate and TCWG govern to the premises on which an audit is conducted। मतलब जहाँ पे ऑडिट कंडक्ट किया जा रहा है वहाँ पे मैनेजमेंट और TCWG, अगर मैनेजमेंट नहीं हो तो वो TCWG जैसा सुटेबल वो एक्सेप्ट करते हैं कि जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया वो रिपोर्ट क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो इसमें 3 चीज़ क्या है, यूज मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किसके द्वारा किया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। जो मैनेजमेंट ने एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को एक्सेप्ट करते हुए जो उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया वो एक्सेप्टेबल है, ये इंश्योर करता है। 3 चीज़ कि द यूज बाय द मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ध्यान में रखने, FRF, इसको शॉर्ट में आप FRF बोल सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो एक्सेप्टेबल है जो मैनेजमेंट ने यूज किया इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्रीमाइसेज ऑन विच एंड ऑडिट इज कंडक्टेड। जिस इन्वायरमेंट में या जिस में ऑडिट को कंडक्ट किया जा रहा है वह एग्रीमेंट सही है। तो इसमें क्या करना है, आप इसमें फिर क्या करना है, ऑडिटर्स को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखने हैं। सो यह प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट द ऑडिटर सेल। ऑडिटर्स को ये कंडीशन के रूप में ध्यान क्या देखना है कि यह डिटरमाइंड वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल, राइट। जो मैनेजमेंट ने FRF यूज करते हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है क्या वह एक्सेप्टेबल है। दूसरा दूसरा कि ऑप्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट डेट इज एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझने का प्रयास करेगा कौन, ऑडिटर्स। ये तो एग्रीमेंट तो ऑप्टेन करेंगे ही और साथ ही साथ यह देखने का प्रयास करेंगे कि मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वह क्या है, वो सही किया है। फर्स्ट पॉइंट कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया है क्या वह अप्लीकेबल है उस एंटिटी के लिए, उस क्लाइंट के लिए, उस बिजनेस के लिए, इफ यस देन दूसरा ये पॉइंट है कि इंटरनल कंट्रोल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनल कंट्रोल एज मैनेजमेंट कंसीडर नेसेसरी। यानी कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल सही रूप से इंप्लीमेंट किया है, कंसीडर किया है, यस। देन प्रोवाइड द ऑडिटर्स, टू प्रोवाइड द ऑडिटर्स, क्या क्या प्रोवाइड करेगा ऑडिटर्स को, सारा चीज़ मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करेगा ऑडिटर्स, क्या एक्सेस टू द ऑल इन्फॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स। जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेट द ऑडिटर्स में रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट, राइट। मतलब वो सारे रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स है वह सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने का राइट मिलना चाहिए किसको, ऑडिटर्स को। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑडिटर्स को रिक्वायरमेंट हुई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट देन वो भी प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट किसको, ऑडिटर्स को। ये इंश्योर करना चाहिए ऑडिटर्स को, राइट। एंड लास्ट पॉइंट कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन्स विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम द ऑडिटर्स डिटरमाइन इट नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मतलब ऑडिटर्स को यह एक्सेस मिलना चाहिए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, किसी भी पर्सन से अगर ऑडिटर पूछना चाहे कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए जो उस फर्म की और उस एंटिटी के लोग हैं, उसकी जो एम्प्लॉई है उससे अगर पूछना चाहे तो वो ऑडिटर्स पूछ सकता है। इसके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगना चाहिए कि आप वर्कर से नहीं पूछ सकते या एम्प्लॉई से नहीं पूछ सकते। अगर कोई भी ऑडिट एविडेंस चाहिए तो ऑडिटर्स
क्लेरिफिकेशन के लिए उस एम्प्लॉय से पूछ सकता है। ये 3 इंश्योर करना पड़ेगा मैनेजमेंट को ऑडिटर्स के साथ कि ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। नहीं देगा तो फिर ऑडिटर्स कैसे ऑडिट कर पाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात, 2 पॉइंट्स था प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट के लिए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट आता है एग्रीमेंट ऑन दी ऑडिट इंगेजमेंट। सेम वही है, प्री कंडीशंस फॉर से ही रिलेटेड है ये। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट इंगेजमेंट टर्म्स, इंगेजमेंट टर्म्स के लिए एग्रीमेंट होता है बिटवीन ऑडिटर्स एंड क्लाइंट के साथ, राइट। इनसे क्या होगा, अगर एग्रीमेंट हो जाता है, इससे क्या होता है, दोनों की जो ऑडिटर्स और उसके क्लाइंट है दोनों के लिए ये एक सेफ गार्ड का काम करता है। दोनों की ऑब्जेक्टिव्स, दोनों की नेचर्स के बारे में पूरा क्लियर पता होता है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर क्लियरफाई करते हैं। तो यहाँ पे इट इज therefore important both the for the auditors and client that each party should be clear about the natures of the engagement, so it must be reduced to writing and should exactly specify the scope of the work। यानी ऑडिटर्स और क्लाइंट दोनों अपनी स्कोप ऑफ द वर्क के बारे में उनको पता रहता है। किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग होने की चांस कम हो जाते हैं अगर यह एग्रीमेंट बन जाए ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले, राइट। So audit engagement letter is sent by the auditors to his client। ये MCQ में पूछ सकता है कि ऑडिट इंगेजमेंट लेटर ऑडिटर सेंड करता है किसको, अपने क्लाइंट को, राइट। The ICA has issued SA 210 agreeing the terms of audit engagement on the subject, so it is in the interest of the both auditors and client to issue an engagement letter so that the possibility of misunderstanding is reduced to the great extent, right। दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहना चाहिए, ऑडिटर्स को ये पता नहीं होना चाहिए मुझे क्या करना है, और मैनेजमेंट को भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या ऑडिटर्स के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसा वार्तालाप करना है, राइट। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपके पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटर्स का कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स इज नॉर्मली गवर्न बाय द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जैसा लिखा हो उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू SA 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट द ऑडिटर shall agreed the terms of the audit engagement with management TCWG गवर्नेंस इज एज अप्रोप्रिएट। मतलब क्या, ये एक प्रकार का एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट लेटर क्या है, एक एग्रीमेंट है किसके किसके बीच में, ऑडिटर्स और क्लाइंट के बीच में। मतलब क्लाइंट के साथ कौन होगा, मैनेजमेंट होगा या TCWG होगा जो रिस्पॉन्सिबल है प्रिपरेशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। So clearly agreement agreed terms of the audit engagement shall be record रखेगा in the audit engagement letter। audit engagement letters में यह record रहेगा। और other suitable form that is written agreement shall include, उसमें क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूड होंगे उस एग्रीमेंट लेटर में, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूड होंगे वो देखने वाली बात है, राइट। तो इसमें सिंपली ऑब्जेक्टिव होगा एंड स्कोप होगा ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका स्कोप। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो उसमें भी आइडेंटिफाई किया हुआ रहेगा जो अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। एंड लास्ट रेफरेंस टू द expected from the contents of any report to be issued by the auditors and a statement that there may be circumstances in which a report may differ from expected form and contents। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं अगर एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट से लेटर से संबंधित क्वेश्चन आए तो। ये कुछ नहीं है, एक ऑडिटर्स और उसके मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। ऑडिटर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, ऑडिट करवाने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कराने का क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ओके। उसके बाद जो अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके लिए प्रिपरेशन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और फिर रेफरेंस दे देता है कि जो एक्सेप्टेड फॉर्म और कंटेंट्स एनी रिपोर्ट में जो ऑडिटर्स इशू करेगा उसके रिलेटेड वह उस सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होना चाहिए, उस स्टेटमेंट से रिलेटेड, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, टॉपिक नंबर 13 है जो रेकरिंग ऑडिट के बारे में बात करता है। रेकरिंग ऑडिट का मतलब सेकेंड ईयर का ऑडिट या उसके बाद ईयर्स का ऑडिट। फर्स्ट ईयर ऑडिट के अलावा जो दूसरे ईयर्स का ऑडिट होता है उसी को हम लोग रेकरिंग ऑडिट बोलते हैं, राइट। ये सेकेंड ईयर्स का ऑडिट या आने वाले बाद ईयर्स का ऑडिट। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में ऑडिट एंड क्लाइंट्स के साथ क्या हुआ था,
प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, ऑडिट इंगेजमेंट लेटर तैयार हुआ था। तो इसमें ये इंश्योर करना था कि वो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर प्रत्येक ईयर में, मतलब हर साल, क्या वो चेंज होंगे, क्या नहीं चेंज होंगे, चेंज होंगे तो कौन सी एग्रीमेंट चेंज होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए ये प्री कंडीशंस रेकरिंग ऑडिट्स आया है। तो इसके कंटेंट्स को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ऑडिटर्स मेड ऑन रेकरिंग ऑडिट, the auditor shall assess whether circumstances require the terms of the audit engagement to be revised and whether there is a need to remind, okay, the entity of the existing terms of the audit engagement. ऑडिटर्स डिटरमाइन करता है, ऑडिटर्स उसको सिचुएशन को देखता है, उसकी सर्कमस्टांसेस को देखता है, और ऑडिटर्स इंश्योर करता है, रिवाइज करता है कि क्या ये ऑडिट इंगेजमेंट जो टर्म्स है, क्या अपने क्लाइंट्स को रिमाइंड करने की ज़रूरत है एग्जिस्टिंग जो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर था। तो ऑडिटर्स में डिसाइड, राइट, ऑडिटर्स डिसाइड कर सकते हैं, ऑडिटर्स में नॉट टू सेंड अ न्यू इंगेजमेंट लेटर और अदर रिटन एग्रीमेंट ईच पीरियड। ऑडिटर्स डिसाइड करता है कि हम भेजें प्रत्येक साल या नहीं भेजें, नहीं। तो द ऑडिटर्स डिसाइड कर सकता है कि हमें प्रत्येक साल नया ऑडिट इंगेजमेंट भेजना है या नहीं भेजना है, राइट। तो प्रत्येक ईयर। सो हाउएवर, फिर भी फ्लोइंग फैक्टर्स में make inappropriate to the revise in the audit engagement to remind the entity existing terms। मतलब क्या, फिर भी अगर ये सब सर्कमस्टांसेस, कुछ टर्म्स है, अगर इन सब में चेंजिंग हुआ या ये सब सर्कमस्टांसेस आया, तो ऑडिटर्स को एक न्यू इंगेजमेंट लेटर सेंड करने की आवश्यकता होती है या उसको रिवाइज करने की आवश्यकता हो जाता है। वह क्या क्या टर्म्स है उसको हम देखते हैं। तो ये कहता है कि एनी इंडिकेशन डेट एंटिटी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। अगर उसकी क्लाइंट, अगर वो अपनी ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पा रहा है या उसकी स्कोप, ऑडिट की स्कोप को नहीं समझ पा रहा है, जैसा कि हम लोग देखे थे कि ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में क्या था कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, अगर उस स्कोप को और अपने ऑब्जेक्टिव को अगर एंटिटी नहीं समझ पा रहा है, एंटिटी का मतलब क्या, मैनेजमेंट, TCWG, तो अगर वो समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो फिर यहाँ पे रिवाइज करना पड़ सकता है किसको, ऑडिट इंगेजमेंट को। सेकेंड, एनी रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट, कोई स्पेशल टर्म्स आ गया जो पहले नहीं था, अब नया टर्म्स आ गया, तो वहाँ पे रिवाइज करना पड़ेगा। रिसेंटली अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट चेंज हुआ है एंटिटी में, तो वहाँ पे ऑडिट इंगेजमेंट को रिवाइज करने की आवश्यकता होगा। सिग्निफिकेंट रेंज चेंज ऑफ द ओनरशिप, ओके, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर्स और साइज ऑफ द एंटिटी, कि बिजनेस के नेचर्स में ही चेंज हो गया तो भी तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। चेंज इन द लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ओके, and change in the financial reporting framework adopted in the preparation of the financial statement और change in the other reporting requirements, ओके, ऑडिट को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट्स ही चेंज हो गई। तो अगर ये सब, अगर कोई भी सर्कमस्टांसेज आ जाते हैं, तो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर को रिवाइज या रिमाइंड करने की जरूरत होंगे ऑडिटर्स को। अदरवाइज ये सब अगर कुछ नहीं है तो ऑडिटर्स डिसाइड कर सकते हैं कि नया इंगेजमेंट लेटर भेजने की आवश्यकता नहीं है प्रत्येक साल, क्योंकि वही कंडीशंस, वही एग्रीमेंट तो चलता रहेगा, राइट। उसी के बेसिस के आधार पर ये एक क्वेश्चंस, सॉरी एक सेकेंड, उसी बेसिस के आधार पर ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये वाले, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ओके, सेम इसी कंटेंट्स के आधार पर है। तो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 14, लिमिटेशंस, राइट, लिमिटेशंस ऑन स्कोप प्रायर टू द ऑडिट इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। ऑडिटर्स के ऊपर लिमिटेशंस लगाया जा रहा है, कौन लिमिटेशंस लगाएगा, मैनेजमेंट लगाया गया है या TCWG के द्वारा, राइट। तो ऑडिटर्स क्या करेगा, तो ऑडिटर्स के पास ऑप्शंस क्या है, तो हम देख सकते हैं, इसका एनालिसिस यहाँ पे देख लें। इफ मैनेजमेंट और TCWG इम्पोज लिमिटेशंस ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की स्कोप के ऊपर लिमिटेशंस लगा रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते हो, कुछ भी कंडीशंस हो, तो सच दैट ऑडिटर्स बिलीव लिमिटेशंस वुड रिजल्ट इन ऑडिटर्स डिस्क्लेमर्स ऑफ ओपिनियन, सो द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच लिमिटेड इंगेजमेंट। अगर ऑडिटर्स को लग रहा है वो उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाया जा रहा है, तो ऑडिटर्स क्या अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट देंगे, सॉरी ऑडिट्स रिपोर्ट देंगे, वह डिस्क्लेमर ओपिनियन देंगे, क्लीन ओपिनियन तो देंगे नहीं, अनमोडिफाइड देंगे नहीं, क्वालिफाइड में, वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट्स, ओके। और ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर ऑडिटर से नॉट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे उस लिमिटेशंस को जो मैनेजमेंट और TCWG ने लगाया है, राइट। तो ये लिमिटेशंस की बात हो रहा है कि अगर ऑडिटर्स के ऊपर अगर किसी प्रकार का ऑडिट इंगेजमेंट लेटर के ऊपर कोई लिमिटेशंस लगा रहा है, उसकी वर्क से रिलेटेड लिमिटेशंस लगा रहा है, तो ऑडिटर्स को ऐसे ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, या एक्सेप्ट भी कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए, राइट। ये यही चीज़ है। तो ये छोटा सा टॉपिक था और आगे हम लोग देखते हैं
टॉपिक नंबर 15, डेट इज लास्ट, शायद ये लास्ट ही टॉपिक है, एक्सेप्टेंस ऑफ अ एक्सेप्टेंस ऑफ अ सॉरी एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन द एंगेजमेंट में अगर चेंज होता है तो ऑडिटर्स को एक्सेप्टेंस करना चाहिए कि नहीं। ये क्या होता है बेसिकली, ऑडिटर्स क्लाइंट ने क्या करता है, ऑडिटर्स को भेजता है कि आप जो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर था उसमें एक्सेप्ट करने से पहले, शायद हम लोग पढ़े हैं कि ऑडिटर्स क्या करता है, इंगेजमेंट लेटर भेजते हैं किसको, अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले उसको चेंज करने की बात करता है, राइट। इसको पढ़ते हैं थोड़ा फिर क्लियर हो जाएगा कि एन ऑडिटर who before completion on the engagement is required to change the engagement to one which provide a lower level of assurance, right, should consider the appropriateness of doing so। मतलब ऑडिटर्स को क्या चाहिए, हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है, जो रिपोर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने से पहले जो उसकी क्लाइंट है वो क्या करता है, उसको चेंज करता है, जिससे क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड हो रहा है। तो ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए, ये रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर द ऑडिटर्स टू चेंज द एंगेजमेंट में रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन द सर्कमस्टांसेज अफेक्टिंग द नीड ऑफ फॉर द सर्विस। ओके, जो ऑडिटर्स की सर्विस है उस वो अफेक्ट हो रहा है, इस सर्कमस्टांसेज को चेंज की बात कर रहा है। मिस अंडरस्टैंडिंग एज द नेचर्स ऑफ द ऑडिट रिलेटेड सर्विस ओरिजिनली रिक्वेस्टेड और रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ द इंगेजमेंट, सो वेदर इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट और कॉल्ड बाय द सर्कमस्टांसेज। मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है। ओके, तो क्या करना चाहिए ऑडिटर्स को, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा मतलब चेंज की बात कर रहा है कौन, क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या कर रहा है, ऑडिट इंगेजमेंट को चेंज की बात कर रहा है, तो ऑडिटर्स को ये देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए ऑडिटर्स को। तो द ऑडिटर शुड कंसीडर केयरफुली, ध्यान से देखना चाहिए क्या कि रीजन क्या है, उसको ऑडिट इंगेजमेंट को चेंज करने के पीछे रीजन क्या है, रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, राइट। यदि ऑडिटर्स ने डिफाइन किया, कंक्लूड किया कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, हाँ ये चेंज होना चाहिए, कोई बड़ी चेंज नहीं है, टू द चेंज ऑफ द इंगेजमेंट, तो इफ़ द ऑडिट वर्क परफॉर्म, चेंज होने के बाद भी वह ऐसे अप्लीकेबल टू द चेंज इंगेजमेंट टू द रिपोर्ट इशूड वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर द रिवाइज्ड टर्म्स ऑफ द इंगेजमेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, तो रिपोर्ट वुड नॉट बी रेफरेंसेज। ओके, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन और एनी प्रोसीजर्स डेट मे हैव बीन परफॉर्म इन द ओरिजिनल इंगेजमेंट, राइट। ऑडिटर्स को ये अगर उसको ध्यान से देखें कि चेंज करने के पीछे रीजंस क्या है, क्लाइंट क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है चेंज करने के लिए, अगर वह चेंज अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगा और चेंज करने के बाद भी वह एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे को फॉलो करते हुए, जो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर बाद वाले होंगे आफ्टर चेंजिंग, तो क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसे के रूल को फॉलो कर रहा है, रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार है, तो ठीक है। अगर नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो उसको क्या करना चाहिए, रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड, रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए ओरिजिनल इंगेजमेंट और एनी प्रोसीजर्स डेट में है परफॉर्म इन दी ओरिजिनल इंगेजमेंट, राइट। ओके, एंड द ऑडिटर शुड नॉट एग्री, अगर ऑडिटर्स ने एग्री नहीं हुआ चेंज ऑफ द इंगेजमेंट, तो देर इज नो रीजनेबल, वहाँ पर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ऑडिटर्स को, अगर नॉट एग्रीड नहीं हुआ चेंज इन द ऑडिट इंगेजमेंट, तो देर इज नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए, तो इफ़ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट आर चेंज, यदि उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगा, तो अगर चेंज हुआ तो ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट सेल एग्रीड एंड रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स ऑफ द ऑडिट इंगेजमेंट इन द इंगेजमेंट लेटर और अदर सुटेबल फॉर्म रिटेन एग्रीमेंट, राइट। अगर चेंज हुआ, रीजनेबल जस्टिफिकेशन लगा तो चेंज कर लेगा, और फिर जो नया एग्रीमेंट होगा उस नए एग्रीमेंट के साथ दोनों का रिटेन एग्रीमेंट हो जाएगा, राइट, सही है। और इफ़ द ऑडिटर्स इज अनएबल टू चेंज टू द चेंज इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, यदि ऑडिटर्स को लगा कि नहीं ये चेंज नहीं होना चाहिए, रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, ओके, एंड नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट इंगेजमेंट, तो सेल ऑडिटर्स को क्या करना चाहिए, अगर अनएबल है, ऑडिटर्स एग्री नहीं कर रहा है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है, चेंज नहीं होना चाहिए, राइट, तो क्या करेगा, फिर ऑडिटर्स को विड्रॉ कर लेना चाहिए फ्रॉम दी ऑडिट इंगेजमेंट जहाँ पे पॉसिबल हो, अंडर अप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशंस। ओके, एंड सेकेंडली डिटरमाइन वेदर देयर इज एनी ऑब्लिगेशन इधर कॉन्ट्रैक्चुअल और अदरवाइज टू रिपोर्ट दी सर्कमस्टांसेज टू अदर पार्टीज, अगर ऐसा कुछ लगा ज़्यादा ऑब्लिगेशन है तो वह रिपोर्ट
उस अदर पार्टीज़ को भी कर सकता है, जैसे TCWG की उसका रिपोर्ट दे सकता है, और ऑनर और रेगुलेटर्स को भी रिपोर्ट दे सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकता है। कौन? ऑडिटर्स पहुंचाएगा ऑब्वियसली। ओके, तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया इस लेक्चर्स में। तो हमने कवर कर लिए सारे टॉपिक्स जो फर्स्ट चैप्टर का था। ओके, तो ये एक क्वेश्चंस है। ओके, तो ये क्वेश्चंस को एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इस क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो आप एक बार इस क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। ओके, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये ईजी है, कोई ज़्यादा आपको अंतर आएगा नहीं, डिफिकल्ट है नहीं। एंड लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस के बारे में। राइट, MCQ भी है इसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।